हेलो बच्चों, क्लास 11th में आज आपको मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण चैप्टर में के बारे में पढ़ना है। इसमें आज हम इस चैप्टर में मात्रक क्या होता है और इस किसी चीज को नापना है तो उसको किस तरीके से नापेंगे, उसका मात्रक किस प्रकार से व्यक्त करते हैं और जो हमारे दैनिक जीवन में किसी चीज को नापने के लिए हम प्रयोग करते, जैसे द्रव्यमान हो गया और उसके बाद लंबाई हो गई और आपका समय हो गया, इन सब को किसमें हम मापते हैं, इस सब की चर्चा होगी। और किसी चीज को मापते समय कितनी त्रुटियां होती हैं, त्रुटि इस निकालेंगे, किस प्रकार से नापें कि त्रुटि कम से कम हो और बहुत कम त्रुटियों प्राप्त करने के लिए हम बहुत सारे मेथड देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से शुरू करते हैं आप मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण। यहाँ से बात आती है मात्रक क्या है, वह सर्वमान्य मानक जिसका उपयोग किसके लिए करते हैं, भौतिक राशि के तुलना के लिए किया जाता है, वो क्या कहलाता, मात्रक। मतलब जिसका उपयोग भौतिक राशि की तुलना के लिए किया जाए वो क्या होता है, मात्रक होता है। बात आती है भौतिक राशियां क्या हैं, तो वे राशियां, भौतिक राशि बताएंगे वे राशियां जिनके आंकिक मान, जिनके क्या हो, आंकिक मान, मतलब 2 दिया हो, 4 दिया हो, 6 दिया हो, सब कुछ दिया हो, आंकिक मान हो और उसको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नापा जा सके। लंबाई, जैसे आपका एग्जांपल लंबाई, लंबाई को नाप सकते हैं और उसके बाद उसके कहते हैं 5 मीटर, 5 मीटर का, तो 5 मीटर आपको पता होगा, कोई भी हम क्या ले लेंगे, पटरी ले लेंगे, सेंटीमीटर में दिया, मीटर में दिया, उस तरीके से हम माप सकते हैं। तो किसी चीज को मापने के लिए, किसी भौतिक राशि को की तुलना करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मात्रक का। और भौतिक राशि वही बता दिए जिसका आंकिक मान हो और उसको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नापा जा सके, वो क्या होती है, भौतिक राशियां होती हैं। और भौतिक राशियों की जिससे तुलना कर देंगे वही तुम्हारा होता है मात्रक। अगला है आंकिक मान। किसी चीज को प्रदर्शित करने के लिए 2 चीज की आवश्यकता होती है, एक तो आंकिक मान की, दूसरा मात्रक की। बिना मात्रक के कुछ पूर्ण नहीं होता, इसलिए मात्रक लगाना जरूरी होता है। यहाँ से किसी राशि के परिमाण को, परिमाण मतलब होता है संख्या, कोई भी संख्या हो उसको क्या कहते हैं, परिमाण। किसी राशि के परिमाण को जो प्रदर्शित करता है उसे आंकिक मान कहते हैं। जैसे कह दिया जाए 5 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, ये सब जो है उसका क्या है, परिमाण। जो उसको दिखाए वही उसका क्या होता है, आंकिक मान होता है। यहां से आगे देखेंगे प्रत्येक आंकिक मान, जो आंकिक मान है उसके संगत मात्रक का गुणनफल के, जो गुणनफल होता है एक नियतांक होता है। यहां से बताए, मान लीजिए 5 है, 5 इसका आंकिक मान हो गया, मीटर क्या है इसका, मात्रक हो गया, जो इसका गुणनफल आएगा वो क्या होगा, नियतांक होगा, मतलब इसकी वैल्यू फिक्स होगी, ये चेंज होने वाली नहीं है। अगर आपके भौतिक राशियां, कोई एक भौतिक राशि है, मान लीजिए आपके पास क्या है, कोई किसी चीज को तौलना है, इसको हम किलोग्राम में तौल रहे हैं, हो सकता है दूसरा उसी को ग्राम में तौल रहा हो। तो इस तरीके से एक ही राशि को 2 अलग अलग राशियों में नापने के लिए हम किस फार्मूले का यूज करेंगे, मतलब 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम हो जाएगा। इसको करने के लिए अगर भौतिक राशि के आंकिक मान 2 भिन्न भिन्न मात्रक हो, उसी को बताया ना, किलोग्राम हो, दूसरा जो नाप रहा हो उसको किस में नाप रहा हो, ग्राम में नाप रहा हो, तो फार्मूला क्या है, N1U1 इज इक्वल टू N2U2। N1 क्या है, आंकिक मान, U1 क्या है, N1 का मात्रक है, N2 क्या है, आंकिक मान है, किसका, जो उसी राशि को दूसरे मात्रक में माप रहा है। ये तुम्हारा है किसी भी राशि को जो आंकिक मान है वो किसके गुणनफल के बराबर होता है, मात्रक के गुणनफल का जो होता है, मात्रक और आंकिक मान का जो गुणनफल होता है वह एक नियतांक होता है। जैसे यहां से हम एक चीज बताएंगे, क्या होता है, मुख्यतः हम
द्रव्यमान को किस में नापते हैं? किलोग्राम में। परंतु गांव में उसको रत्ती में भी नापते हैं, ग्राम में भी नापते हैं, तोला में भी नापते हैं। इस तरीके से एक ही मात्रक था किलोग्राम, उसको किस में नापा जा रहा है? ग्राम में, किलोग्राम में, रत्ती में, तोला में। इस तरीके से उस राशि को हर जगह एक ही तरीके से लागू हो, उसके लिए हम क्या करते हैं? एक राशि बनाते हैं, जो राशि क्या कहलाएगी? मूल राशियां कहलाती हैं। आगे हम देखते हैं मूल राशियां क्या हैं। तो मूल राशि और मूल मात्रक आगे देखेंगे। यहां से हेडिंग डाल लें मूल राशियां। तो मूल राशियां क्या हैं? वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए, वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए अन्य किसी राशियों पर निर्भर नहीं रहती, मूल राशियां कहलाती हैं। मूल राशियां कहलाती हैं। क्या बताया गया? वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होना पड़ता, अर्थात वो इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, ऐसी राशियां क्या कहलाती हैं? मूल राशियां कहलाती हैं। मूल राशियां 7 हैं। मूल राशियां कितनी है? 7 हैं। और उसको याद करना पड़ेगा, और इसी क्लास में याद करना है मूल राशियां। उसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे मूल मात्रक। मूल मात्रक क्या है? यहां से बता देना मूल राशियों के मात्रक, मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। अब आपको यहां से देखेंगे मूल राशियां की तरफ डाल लें, दूसरी तरफ डाल लें मूल मात्रक। मूल राशि और दूसरी तरफ है मूल मात्रक। और उसके लिए हम क्या करेंगे? मूल राशियां, पहली मूल राशि द्रव्यमान। चलो लंबाई शुरू कर देते हैं। पहली मूल राशि क्या है? लंबाई। तो लंबाई का जो मात्रक होगा वो मीटर होगा। लंबाई का जो मात्रक होगा मीटर होगा। और इसके लिए जो चिन्ह यूज करेंगे, मतलब इसका जो प्रतीक है जिससे हम डिनोट करेंगे, यहां से यल से। यल से कैसे? लेंथ से होता है लंबाई, तो लेंथ का हम के ले लिए? एल ले लिए। तो मूल राशि लंबाई, मात्रक मीटर, प्रतीक यल। दूसरा द्रव्यमान। दूसरा क्या है आपका? द्रव्यमान। और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। द्रव्यमान को इंग्लिश में कहते हैं मास, और मास का ले लेंगे कैपिटल एम। तो आपके 2 हो गए, पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा ले लीजिएगा आप समय। समय का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड। समय का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड। सेकंड के लिए समय का होता है टाइम, तो टाइम का क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। अगला ले लीजिएगा धारा। अगला लीजिएगा धारा। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर को हम किससे दिखाएंगे? ए से दिखाएंगे। एम्पियर को ए से दिखाएंगे। अगला है ताप। ताप का मात्रक हो जाएगा केल्विन। ताप का मात्रक क्या हो जाएगा? केल्विन। और केल्विन को दिखाएंगे थीटा से। केल्विन को किससे दिखाएंगे? थीटा से। कितने हो गए? 5 हो गए। 1 2 3 4 5, 2 बचे हैं। पहला याद करो लंबाई। लंबाई का मात्रक मीटर, किससे दिखाओगे? एल से। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, किससे दिखाओगे? एम से। समय सेकंड, इसका मात्रक क्या होगा? सेकंड, किससे दिखाओगे? टी से। धारा, धारा का मात्रक एम्पियर, किससे दिखाओगे? ए से। ताप, ताप का मात्रक केल्विन, किससे दिखाओगे? थीटा से। अगला है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता क्या है? बहुत पुराने समय में जब बल्ब नहीं होती थी, विद्युत की खोज नहीं हुई थी, उस समय हम किसका यूज करते थे प्रकाश के लिए? कैंडल का।
तो यहाँ से क्या बताया गया, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला। कैंडेला, और कैंडेला को दिखाते हैं CD से। और लास्ट जो आपका है वो है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक है वो मोल है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या है, मोल है। और ये हो गया आपका मोल। इस प्रकार के आपके पास मूल राशियां कितनी हैं, 7 हैं। और उनके मात्रक जो होते हैं वो क्या होते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। तो एक बार याद करो हमारे साथ, लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, उसके बाद आपका द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय, समय का मात्रक सेकंड, धारा, धारा का मात्रक एम्पियर, ताप, ताप का मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला, और पदार्थ की मात्रा का जो पदार्थ की मात्रा है का मात्रक हो जाएगा मोल। तो अगला देखें व्युत्पन्न राशि। तो व्युत्पन्न राशियां आप लोग लिखिएगा, व्युत्पन्न राशियां क्या है, तो वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर हो उसे हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। क्या बताया गया, वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर हो व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। और इनके मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। इनकी संख्या 2 है। पहला है कोण और दूसरा है घन कोण। कोण और घन कोण। यहां से कोण का मात्रक जो होता है वो रेडियन होता है, और घन कोण का जो मात्रक होता है स्टेरेडियन होता है। कोण का मात्रक क्या है, रेडियन है, और घन कोण का मात्रक क्या, स्टेरेडियन है। ये मात्रक की पद्धति। तो मात्रक की पद्धति में देखेंगे हमारे पास बहुत पुराने समय में जो था अलग अलग प्रकार की पद्धतियां यूज होती थी। जैसे ब्रिटिश में कुछ दूसरा, इंडिया में कुछ दूसरा, फ्रेंच में कुछ दूसरा, हर एक जगह की अपनी अपनी एक अलग यूनिट होती थी। तो यहाँ पे हम कुछ देख रहे हैं, एक आपका पहले यूज होता था CGS। CGS कहाँ की पद्धति, फ्रेंच की पद्धति। CGS मतलब होता है लंबाई को सेंटीमीटर में मापो, द्रव्यमान को ग्राम में मापो, समय किस में मापो, सेकेंड में। CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, इस तरीके से मापा जाता था। और जो तुम्हारा MKS पद्धति भी यूज होता था उस समय, वो कहाँ की पद्धति, मैट्रिक सिस्टम था। MKS, M से लंबाई किस में माप लो, मीटर माप लो, और द्रव्यमान किस में माप लो, किलोग्राम माप लो, और समय को किस में माप लो, सेकेंड में माप लो। यहां से अगला आया FPS जो कि ब्रिटिश में लागू था। वहां पे लंबाई को किस में मापते थे, फुट में मापते थे। और क्या था, द्रव्यमान को पाउंड में मापते थे, और समय किस में मापते थे, सेकंड में। इस तरीके से हर एक देश की एक अपनी अलग अलग यूनिट थी। इसलिए बाद में क्या आया, एक SI सिस्टम आया, SI यूनिट्स आई, अंतरराष्ट्रीय पद्धति आई, जो कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में लागू होती है। हर एक जगह SI यूनिट्स लागू होती है। तो इसको क्या किया गया कि ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति अर्थात SI सिस्टम जो है, SI यूनिट जो है 10 की घात पर आधारित है। मतलब 10 की पावर में कन्वर्ट होता रहता है। 10 की पावर के रूप में SI यूनिट्स को लागू किया जाता है। और SI यूनिट्स का जो फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल D यूनिट्स है। ये जो आपका है ये इंटरनेशनल मार्केट पर लागू होता है। अर्थात एक राशि का एक ही यूनिट बना दिया गया, उसको अन्य अन्य राशियों में बदलने की जरूरत नहीं थी। तो जैसे किसी राशि को मापने के लिए क्या किया गया, जैसे अभी माप रहे द्रव्यमान को किलोग्राम में माप रहे हो, ग्राम में माप रहे हो, कहीं पाउंड में माप रहे हो, इन्होंने क्या बना दिया, एक सिस्टम बना दिया, उसी पे आपको लागू करना था। और यहां से एक चीज बताएं, बिना मात्रक के किसी भी वैल्यू का कोई मान कुछ उसका मतलब होता ही नहीं। जैसे कहते हैं आपको 5 जाना है, तो 5 क्या जाना है, किलोमीटर जाना है कि मीटर जाना है। तो यहां से तो जब तक अगर कह दीजिए आपको 5 किलोमीटर जाना है, ये किलोमीटर क्या हो गया, उसका मात्रक हो गया, और ये 5 क्या जाएगा, उसका आंकिक मान हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं,
उसको मात्रा को भी दिखाते हैं। किलोमीटर क्या बता रहा है कि हमको यहां से मात्रा क्या बताया, हमको कितने गुना जाना है, 5 गुना जाना है, ये किलोमीटर बता रहा है, 5 किलोमीटर चलना है। इस तरीके से किसी राशि को व्यक्त करने के लिए मात्रक और आंकिक मान की आवश्यकता होती है। अगर ये नोट करना चाहते हो नोट कर सकते हैं। तो आगे देखेंगे यथार्थता और परिशुद्धता। यहाँ 2 शब्द आया है, यथार्थता और परिशुद्धता। लगभग दोनों एक ही शब्द लगते हैं, लेकिन दोनों का जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अंतर है वो दूसरे तरीके से है। यहाँ से इसमें अंतर क्या है, यथार्थता और परिशुद्धता में हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक लक्ष्य है, यहाँ पे हमको गोली दागनी है, जब और एक सैनिक के पास 4 गोलियां हैं, चारों गोली दाग रहा है और उसको दागना यहाँ पे है। उसकी पहली गोली यहाँ पे लगती है, दूसरी गोली यहाँ पे लगती है, तीसरी यहाँ पे लगती है, चौथी यहाँ पे लगती है। फिर से दूसरा जो सिपाही था वो क्या किया, उसको ये लक्ष्य उसको मिला, इसी पे दागना है, तो वो क्या करता है, पहली गोली उसकी यहाँ पे, दूसरी यहाँ पे, पहली यहाँ पे, दूसरी यहाँ पे, तीसरी यहाँ पे, चौथी यहाँ पे। देखो यहाँ पे इन दोनों में अंतर क्या आया, इसमें जितनी गोलियां हैं लक्ष्य से दूर है, और ये दोनों गोलियां के बीच भी क्या है, बहुत ज्यादा दूरी है। ये अब यहाँ दूसरे एग्जांपल में देखें, ये दोनों गोलियां एक लक्ष्य से तो दूर हैं, लेकिन उसका जो जितनी भी गोलियां थी लगभग एक ही बिंदु पर आकर गिरी हैं। यहां से क्या बता सकते हैं, इसमें ज्यादा परिशुद्धता है। इसकी मतलब जितनी गोलियां जा रही हैं एक ही पॉइंट पे आ रही हैं। फिर से गोली यहीं पे दागना है, और वो क्या किया है, उसकी पहली गोली यहाँ पे, दूसरी यहाँ पे, तीसरी यहाँ पे, चौथी यहाँ पे। तो देख रहे हैं हम, जिसे उसकी अगली गोलियां, अगली बार जो प्रयास किया तो उसकी चारों गोलियां जहां पे टारगेट दिया गया था वहीं पे जाके टकरा रही हैं, वहीं पे गई, तो और चारों गोलियां इकट्ठा भी एक ही पॉइंट पे लगभग लग रही हैं। तो इसमें परिशुद्धता भी है, यथार्थता भी है, और यहाँ पे केवल परिशुद्धता है, यथार्थता नहीं है, क्योंकि ये जहां पे टारगेट करना था वहां पे गोलियां उसकी नहीं लग रही, उससे दूर हैं। यहां से बता सकते हैं क्या, किसी राशि को मापने पर उसके वास्तविक मान के करीब जितना वैल्यू हो, वास्तविक मान के कितना निकट है, जो वैल्यू आप नाप रहे हो उसका वास्तविक मान से कितना करीब है। जैसे g का मान कितना होता है, 9.8 होता है, और आप प्रयोग कर रहे थे, जब g का मान निकाले 9.79 निकाले, यहां g का मान कितना होता है, 9.8 होता है। यहां से इस वास्तविक मान के कितना करीब जो है वो तुम्हारा जो होता है क्या होता है, यथार्थता होती है, अर्थात एक्यूरेसी। तुम्हारी एक्यूरेसी कितनी है, कितना अच्छी तरीके से उसको नाप रहे हो, तो तुम्हारी होती है एक्यूरेसी, वास्तविक मान के कितना करीब। और परिशुद्धता क्या बताती है कि किस विभेदक सीमा तक, उसे कहां तक कितना अच्छे तरीके से मापा जा सकता है। यहां देखो सारी गोलियां एक पॉइंट पे लगभग लग रही थी, यहां पे परिशुद्धता थी, लेकिन टारगेट से दूर था, इसलिए यहाँ पे यथार्थता की चर्चा नहीं हुई। इकट्ठा है, परिशुद्धता है, और लगभग टारगेट के पास ही पहुंच चुकी है, इसलिए यहाँ पे क्या है, एक्यूरेसी भी है। एक एग्जांपल से और समझते हैं परिशुद्धता और यथार्थता। यथार्थता क्या बताओगे, वास्तविक मान के कितना करीब आपकी वैल्यू है, जो प्रयोग कर रहे थे उसके कितने करीब वैल्यू है, उसे कहते हैं एक्यूरेसी अर्थात यथार्थता। और किस शुद्धता तक उसको माप सकते हो, वही होती तुम्हारी परिशुद्धता। और यहां से मान लीजिए एक छड़ नाप रहे थे, उस छड़ की जो लंबाई नापे 5, एक छड़ थी जिसकी वास्तविक लंबाई, एक छड़ थी जिसकी वास्तविक लंबाई कितनी थी, 5 यहां से था 324, 5.324। और एक व्यक्ति था, उन्होंने इसकी लंबाई जब नापी तो उसको आया 5.3। क्या व्यक्ति ए जो है
व्यक्ति ए जो उसकी लंबाई नापी वो कितना आया 5.3 आया। तो वास्तविक मान के कितना करीब है ये जो बताता हो क्या होता है, यथार्थता होती है। व्यक्ति 20 की लंबाई को मापा, व्यक्ति 20 की लंबाई को मापा, उसको पता चला 5.28 कितना आया 5.28। यह देखिए यहां से यह वास्तविक मान के करीब नहीं है, ये 5.3 है, ये 5.2 है। तो यहां से देखो वास्तविक मान के करीब नहीं है, लेकिन ये क्या है, इसमें ज्यादा शुद्धता है, इसमें क्या है ज्यादा शुद्धता है, क्योंकि इसका जो लिस्ट काउंट था जो नाप रहा था, इसका जो अल्पतमांक था 0. अल्पतमांक जो था 0.1 है और इसका अल्पतमांक 0.01 है। तो जिसका जितना ज्यादा अल्पतमांक होगा शुद्धता उसमें उतनी ही ज्यादा आएगी। यहां से ये इसका क्या है, ये है इसकी परिशुद्धता और ये है यथार्थता। कोई वैल्यू वास्तविक मान के कितना करीब है इसको जो बताए वो तुम्हारा होता है यथार्थता, और कितनी अच्छे तरीके से माप सकते हो वो होता आपका परिशुद्धता। हम मैथ में पढ़ते हैं इस तरीके से 1.0 1.00 और सबको क्या पढ़ते हैं मैथ में 1 पढ़ते हैं, परंतु यहाँ पे इसका मतलब लिखने से बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। यहां से 1.0 1.00 इन सब मैथ में तो उसको 1 ही पढ़ोगे क्योंकि पॉइंट के बाद दशमलव का कोई मतलब नहीं होता, ये तो पढ़े हो। लेकिन फिजिक्स में अगर ऐसा लिख दिए तो वहां से बहुत बड़ा अंतर पड़ जाएगा। आगे जब हम अभी एक त्रुटि के लिए फार्मूला बताएंगे तो वहां से आपको इसमें अंतर बताएंगे, इसको लिखने से कितना बड़ा अंतर पड़ जाता है। तो आप आशा करते हैं कि यथार्थता और परिशुद्धता आपको समझ में आया होगा। यहां से आता है त्रुटि। त्रुटि क्या है, तो किसी भी चीज को मापोगे, चाहे जिस चीज को नापो, सब में त्रुटियां होती हैं। कैसे कह सकते हैं सब में त्रुटियां होती हैं, क्योंकि अगर किसी स्केल को बनाया गया मापने के लिए, स्केल शुरू में किससे बनाया गया होगा, शुरू में बनाने के लिए किसी चीज को माने होंगे, उसके अनुसार बनाए होंगे। किलोग्राम ही आप ले लीजिए, तो किलोग्राम शुरू में कैसे बना था, कोई उसको 1 किलो का बाट की बारिश तो हुई नहीं थी कि गिर गया, उसी को लेकर आराम से हम 1 किलोग्राम बना डाले। तो किसी भी चीज को मापने में त्रुटि तो है, किसी में ज्यादा त्रुटियां होंगी, किसी में कम त्रुटियां होंगी। तो उस जैसे आपको बताया गया ना किलोग्राम, तो किलोग्राम में जब किसी चीज को मानकर बनाया गया होगा तो उसमें भी कुछ ना कुछ क्या होगी, त्रुटियां होंगी। उस त्रुटि को मापने के लिए यहां देखें त्रुटि क्या है, त्रुटि माप की अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। जिस माप हो रहे हो जिस चीज को, उसमें जो अनिश्चितता है, जिसकी वैल्यू निश्चित नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। क्या बताओगे, माप की अनिश्चितता मतलब जो कि निश्चित ना हो। आप पहली बार प्रयोग किए, किसी मान लीजिए इसी को माप रहे हो आप, इसी को मापे, पहली बार तुम्हारा 10 सेंटीमीटर आया, दूसरी बार 10.2 सेंटीमीटर आया, तीसरी बार 10.5 सेंटीमीटर आ रहा है। तो माप क्या है, अनिश्चित है, इसे ही क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। माप जो रहे हो उसमें जो बार बार वैल्यू चेंज हो रही है, जो अनिश्चित वैल्यू आ रही है, निश्चित नहीं आ रही, वही तुम्हारी क्या है, त्रुटि है। अगर हर बार वही वैल्यू आती तो तुम्हारी क्या होती, वो त्रुटि ना होती, वो तो वैल्यू निश्चित हो गई, मतलब चाहे जैसे ना आपको उतना ही आ रहा, मतलब उसमें कोई त्रुटि नहीं है। लेकिन जो वैल्यू हर बार नापने पे अलग अलग आ जाए, जिसकी वैल्यू निश्चित ना हो, उसे ही क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। और त्रुटि 2 प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी, क्रमबद्ध त्रुटियां और यादृच्छिक त्रुटियां। क्रमबद्ध त्रुटियां क्या होती हैं, तो ऐसी त्रुटियां जो क्या होती हैं, यंत्रों में होती हैं, जिसको अगर हम उसके बारे में पता
चल जाता है तो उसे हम दोबारा क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। जैसे वर्नियर कैलिपर्स के शून्यांक में त्रुटि, तो ये सब जो होता है ऐसी त्रुटियां जिसको हम दोबारा क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। वो कौन सी त्रुटियां होती हैं, क्रमबद्ध त्रुटियां होती हैं। और ये 3 प्रकार की, कौन कौन सी, यंत्रगत त्रुटि, व्यक्तिगत त्रुटि और प्रायोगिक तकनीक में अपूर्णता। तो यहां से बताया गया कि ऐसी त्रुटियां जिसको हम क्या कर सकें, दोबारा सही कर सकें। और क्या होती है, यंत्रों में त्रुटि हो सकती है, व्यक्तिगत त्रुटि हो सकती है। तो यंत्रगत त्रुटि क्या है, ऐसी त्रुटियां जिसमें क्या हो, यंत्र में ही त्रुटि हो। जैसे आप क्या करें, लंबाई माप रहे हैं, लंबाई माप रहे हैं, आपकी जो स्केल है उसमें जो शुरू की लाइन थी 3 लाइन मिट गई है, शुरू की 3 लाइन क्या हो गई है, मिट गई है। तो क्या आप एक्चुअल वैल्यू निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। तो कौन सी त्रुटि हो जाएगी, यंत्रगत त्रुटि हो जाएगी। मतलब ऐसी त्रुटियां जिसमें क्या हो, आपके यंत्र में ही त्रुटि हो, और ऐसी त्रुटि को क्या कहते हैं, यंत्रगत त्रुटि कहते हैं। अगला है व्यक्तिगत त्रुटि। तो व्यक्तिगत त्रुटि क्या है, जब प्रेक्षक द्वारा जो प्रयोग किया जा रहा है उसमें प्रेक्षक लापरवाही कर दे, प्रेक्षक क्या कर दे, लापरवाही कर दे उसको मापने में। तो ऐसी त्रुटियों क्या करते हैं, व्यक्तिगत त्रुटि करते हैं, कहते हैं। अगला है प्रायोगिक तकनीक में अपूर्णता। जो प्रयोग कर रहे हो उसमें क्या हो जाए, अब पूरी तरीके से उस प्रयोग को ना कर पाओ, उसमें कुछ ना कुछ आ जाए। जैसे आप प्रयोग कर रहे थे, अचानक क्या आ गया, मौसम बदल गया, तो प्रायोगिक तकनीक में क्या हो गया, अपूर्णता हो गया। अगला है यादृच्छिक त्रुटि। ऐसी त्रुटि जिसके बारे में आपको पहले से ना पता हो, वो त्रुटि क्या होती है, यादृच्छिक त्रुटि। एग्जाम्पल बता सकते हो, आप मान लीजिए घर से कहीं बाहर जाने के लिए स्टेशन पर जाते हैं, जैसे ही स्टेशन पर पहुंचते हैं और पता चलता है कि आज ये ट्रेन कैंसिल हो चुकी है। जब घर से चले तब आपको पता नहीं था कि ये ट्रेन कैंसिल है, लेकिन जैसे ही स्टेशन पहुंचे आपको पता चला कि कौन सी क्या है, ट्रेन आज कैंसिल हो चुकी है। तो आप उस समय क्या किए, बगल में आपकी कोई रिश्तेदारी थी वहां पर चले गए, और जैसे ही वहां पर दरवाजा खटखटाए, जो आपके रिश्तेदार बाहर निकले वो आपको देखकर अचंभित हो गए, पूछे आज अचानक कैसे। तो क्या उनको पता था आज आप आ रहे हो, नहीं। तो ऐसी ही त्रुटियां जिसके बारे में आपको पहले से पता ना हो, कौन सी त्रुटियां होती हैं, यादृच्छिक त्रुटियां होती हैं। तो माप की अनिश्चितता को क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। और त्रुटियां 2 प्रकार की, क्रमबद्ध और यादृच्छिक त्रुटियां। क्रमबद्ध भी 3 प्रकार का, यंत्रगत जब यंत्र में त्रुटि हो, व्यक्तिगत त्रुटि जब प्रेक्षक लापरवाही कर दे, अगला प्रायोगिक तकनीक में अपूर्णता जब प्रयोग करते समय मौसम क्या हो जाए, बदल जाए, ऊष्मा का आदान प्रदान हो जाए, वो क्या हो जाएगा, प्रायोगिक तकनीक में अपूर्णता। अगला है यादृच्छिक त्रुटियां, जिस त्रुटि का हमको पहले से पता ना हो उसके बारे में, वो कौन सी त्रुटियां होती हैं, यादृच्छिक त्रुटियां होती हैं। निरपेक्ष त्रुटि क्या है, निरपेक्ष त्रुटि क्या बताया जाएगा। अब इसमें हम त्रुटि देखेंगे, त्रुटि का विश्लेषण करेंगे फार्मूले के द्वारा। तो सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। यहाँ पे निरपेक्ष त्रुटि वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। यहाँ पे अंतर कहा गया है, अंतर मतलब होता है बड़े में से क्या करो, छोटे को घटाओ, और अंतर के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। माइनस नहीं है, डिफरेंस बताता है। डिफरेंस मतलब होता है बड़े में से छोटा घटाओ। तो यहाँ से वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के अंतर को हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। तो मान लेना, माना वास्तविक मान, जो वास्तविक मान क्या है, a है। a में क्या किया गया, a में प्रेक्षण जो है a1 a2 a3 डॉट डॉट an लिया गया। पहली बार प्रयोग किया गया तो m की लंबाई जो है a1 आई, दूसरी बार a की लंबाई कितनी, a2 आई, तीसरी बार a3 आई। हर बार अलग अलग आ रही है इस समय। तो पहली बार कितना होगा, डेल्टा a1 बराबर a डिफरेंस a1, मतलब जो आपका निरपेक्ष त्रुटि आया a और a1 का अंतर,
दूसरी बार निकाले डेल्टा A2 बराबर वास्तविक मान और कितना किया गया, कितना है दोबारा A2 है। इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं डेल्टा AN बराबर क्या हो जाएगा, A डिफरेंस AN हो जाएगा। ये सब जो आ रहा है तुम्हारा क्या है, निरपेक्ष त्रुटि है। जो आपका वास्तविक मान हो और जो प्रयोग करने पर मान है उसके अंतर को निकाल लो, वही तुम्हारा क्या होता है, निरपेक्ष त्रुटि। जैसे G का मान कितना होता है, 9.8 है। जब आप प्रयोग करके लाए 9.78 लाए, तो इसमें क्या हुआ, इसमें कितनी निरपेक्ष त्रुटि है, तो निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे डेल्टा G बराबर डेल्टा G1 बराबर यहां से G माइनस G1 हो जाएगा। 9.8 माइनस 9.78 बराबर हो जाएगा 0.02। ये क्या है तुम्हारा, निरपेक्ष त्रुटि। हो सकता है दोबारा प्रयोग कर दे 9.83 आ जाता, इस तरीके से आता 83 आता तो बड़े में से छोटा घटाते, 83 से 8 घटाते, यहां से यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, निरपेक्ष त्रुटि। दूसरा क्या बताया गया, माध्य त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि का समांतर माध्य, जो आया है आपका निरपेक्ष त्रुटि, उसका अगर समांतर माध्य निकाल लें तो क्या आ जाएगा, माध्य त्रुटि आ जाएगी। जैसे आपका डेल्टा A बराबर क्या हो जाएगा, पहली बार डेल्टा A1 प्लस दूसरी बार डेल्टा A2 प्लस डॉट डॉट डेल्टा AN अपान क्या हो जाएगा, N। ये तुम्हारा क्या है, समाध्य त्रुटि। क्या हो गया, माध्य त्रुटि। जो प्रयोग किए पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, अगर 4 बार करते थे, यहाँ 4 रखते, ऊपर चारों को जोड़ लेते, वो तुम्हारा आता माध्य त्रुटि। और इस तरीके से डेल्टा A दिखाएंगे। अगला है भिन्नात्मक त्रुटि। तो क्या बताएंगे, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। जो ये माध्य निरपेक्ष त्रुटि है, इसे माध्य त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि भी कहते हैं। तो यहाँ से माध्य त्रुटि या माध्य निरपेक्ष त्रुटि इसका नाम है। तो इसको क्या बताएंगे, माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा वास्तविक मान के अनुपात को भिन्नात्मक त्रुटि। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि कितना आया, डेल्टा A आया। वास्तविक मान कितना माने थे, A माने थे। इसका जो अनुपात है उसे हम क्या कहते हैं, भिन्नात्मक त्रुटि। एक बार बताइए, निरपेक्ष त्रुटि क्या है, वास्तविक मान और प्रेक्षण मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि। और जो आपका माध्य त्रुटि है, जो आपका निरपेक्ष त्रुटि का जो समांतर माध्य है वो क्या होगा, माध्य त्रुटि होगी। अगला है भिन्नात्मक त्रुटि। भिन्नात्मक क्या बताएंगे, माध्य त्रुटि और वास्तविक मान का जो अनुपात है उसे क्या कहते हैं, भिन्नात्मक। किसका किसका, माध्य त्रुटि और वास्तविक मान का अनुपात भिन्नात्मक त्रुटि होता है। अगला क्या कहेंगे, प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि क्या है, जब भिन्नात्मक त्रुटि में 100 से गुणा कर दो। भिन्नात्मक त्रुटि कितना है, डेल्टा A अपान A इंटू 100 हो जाएगा। ये तुम्हारी कौन सी त्रुटि हो जाएगी, प्रतिशत त्रुटि। तो क्या बताओगे, जब भिन्नात्मक त्रुटि में 100 से गुणा कर दिया जाएगा तो जो प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। तो हम अगले वीडियो में त्रुटियों का संयोजन और त्रुटियों का गुणनफल पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।